तो आज बात करते हैं अनार के फ़ायदे के बारे में। तो अनार अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें अनार के सीज़न में अनार आप खाएं। अनार या कोई दूसरे फ्रूट्स भी खाने का सही टाइम होता है सुबह सूरज निकलने के बाद से दोपहर तक, सूरज डूबने से पहले आप फ्रूट्स खा सकते हैं, बट सूरज डूबने के बाद नहीं। ज़्यादातर फ्रूट सूरज डूबने के बाद खाने पर आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ही देते हैं और आपकी बॉडी में ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम को पैदा करते हैं। तो सूरज निकलने के बाद से दोपहर तक जब सूरज पीक पे होता है आपको फ्रूट्स अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाती हैं और उन फ्रूट्स के वाइटमिन्स और मिनरल्स भी बॉडी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाती है। मगर डायबिटीज़ के पेशेंट और ख़ास तौर से टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट सुबह का पहला मील प्रोटीन जैसे कि एग या फिश या कोई और प्रोटीन लें तो अच्छा है, क्योंकि खाली पेट पे शुगर वाली कोई भी चीज़ खाना आपके इंसुलिन को ट्रिगर करती है। और खाली पेट पे आप सुबह सुबह खा लेते हैं खाली पेट पे, और या फिर ये जो रोज़े के टाइम पे ख़ास तौर से जो फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग को जब हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो अगर उस टाइम खाली पेट पे आप शुगर खाएंगे तो फिर तो जिनको डायबिटीज़ नहीं होती है उनको भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि इंसुलिन ट्रिगर हो जाता है। तो डायबिटीज़ वाले ख़ास तौर से जिन्हें डायबिटीज़ है वो तो ध्यान रखें कि खाली पेट पे जो है सुबह सुबह भी एकदम से शुगर वाली चीज़ ना खाएं, जैसे कि फ्रूट है या फिर कुछ और। वो कोशिश करें कि उनका जो मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट का मतलब ही होता है कि आप अपना जो खाना आप जो है खाना स्टार्ट कर रहे हो। फास्ट मतलब नहीं खाना, जैसे रोज़ा, और ब्रेक यानी तोड़ना। तो जब आप सुबह में नाश्ता कर रहे हो तब भी जब आप पहला मील ले रहे हैं नाश्ते का, तो फिर ये कोशिश करें कि वो प्रोटीन वाला होना चाहिए। कुछ भी, सबसे बेस्ट तो अंडा रहता है। आप अगर 2 अंडे खा लेते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए नाश्ते में सुबह। उसके बाद फिर आप खा सकते हो, 1 घंटे का ब्रेक ले लो, फिर खा सकते हो आराम से कोई भी फ्रूट वगैरह। और जिनको डायबिटीज़ नहीं है तो वो भी वो जो है वो खा सकते हैं। उनको इतना ज़्यादा ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा शुगर जिसमें होती है, जैसे कि ये हो गया आपका एप्पल, वो एप्पल कम ही खाएं तो बेहतर है। एप्पल में बहुत ज़्यादा शुगर होती है क्योंकि, तो वो खा सकते हैं। मगर शुगर वाले ध्यान रखें कि एकदम से अपना जो फास्टिंग है वो शुगर वाली चीज़ से ना तोड़ें। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स जो हैं वो प्रोटीन से नाश्ता करने के 1 या 2 घंटे के बाद कोई फ्रूट चाहें तो खा सकते हैं। बट टाइप 1 वाले जो हैं अपनी सिचुएशन देख लें, अगर शुगर उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर ना खाएं। तो अनार जो है एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है और आपको कई तरह की बीमारियों से बाहर निकालता है। ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप हार्मोन्स से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, जैसे कि थायराइड, पिकॉस, पिकॉर्ड, इनफर्टिलिटी, फाइब्रॉइड, पीरियड के टाइम पे आपके दर्द होना, या फिर आपको बच्चा नहीं हो पा रहा है, इनफर्टिलिटी है, उसमें बहुत हेल्प करता है ये आपकी। उसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको हिडन फीवर है जो कि अंदर से महसूस होता है मगर बाहर से नहीं, तो किसी भी तरह के बुखार से बाहर निकलने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा फीवर, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, खांसी, बुखार के मरीज़ अगर इन्हें मिल पाता है, मतलब ऐसा सीज़न है कि फ्लू इस टाइम पे फैला हुआ है और आपको अनार मिल पाता है फ्लू के सीज़न में, और आपको फ्लू ने आपको घेर लिया है, बुखार ने, तो ये अनार आपकी बहुत हेल्प करता है उससे बाहर निकलने में। एक तो क्या होता है, बुखार जब होता है तो कई बार मुंह कड़वा हो जाता है एकदम, तो उस कड़वे मुंह में कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं करता है।
तो कई बार जो होता है मरीज़ बुखार में इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। ख़ास तौर से अगर आप पानी पीते हो तो आपको पानी कड़वा लगता है और आप पानी पीते नहीं हो। तो बुखार में अक्सर जो मरीज़ मरते हैं वो इस वजह से मरते हैं कि उनमें पानी और नमक की कमी यानी कि मिनरल्स की कमी हो जाती है, सॉल्ट की। तो इस तरह से जब बुखार में आपका मुंह कड़वा हो जाता है, आपका कुछ भी खाने का दिल नहीं करता है, तो उसमें 2-3 चीज़ें यहाँ मैं बता दे रही हूँ, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, बट यहाँ एक चल रहा है इस टॉपिक पे बात, तो बता रही हूँ कि इस तरह से जब बुखार में आपका मुंह कड़वा हो जाता है, आपको कुछ भी खाने का दिल नहीं करता है, तो देखिए खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप खाते पीते, ख़ास तौर से खाओ भले ही नहीं, पियोगे नहीं अगर आप, तो फिर आपके अंदर एक तो नमक की कमी होएगी और दूसरा ये है पानी की कमी होगी। और जो पेशेंट्स मरते हैं बुखार में वो मोस्टली 90% जो होते हैं, 99% बल्कि मैं कहूँगी इसी वजह से मरते हैं क्योंकि उनके अंदर नमक यानी कि सॉल्ट और पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि पानी उनसे पिया नहीं जाता है और खाना भी नहीं खाया जाता है। और पानी बहुत ज़रूरी है और नमक आपके सर्वाइवल के लिए। तो उसमें जो होता है इस तरह से के बुखार में, जिसमें कि आपके मुंह का मज़ा बिल्कुल ही बदमज़े हो जाता है, कुछ भी आपका खाने पीने का दिल नहीं करता है, तो उसमें आपकी ये 2-3 चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। एक तो आपका ये जो होती है ब्लैक टी, लेमन और नमक डाल के, वो बहुत हेल्प करती है आपकी। दूसरा आपको सूप जो होता है, आप बोन ब्रॉथ बना सकते हो या फिर गोश्त का सूप, वो बहुत हेल्प करता है, वो पी भी लिया जाता है, ठीक है। तीसरा आपको अगर अनार मिल पाता है, अनार आपकी बहुत हेल्प करता है क्योंकि इसमें कई एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बुखार से निकलने में मदद करती हैं और ये आपसे खा भी लिया जाता है, तो ये आप खा सकते हो। उसके अलावा थोड़ा सा फ्रूट जूस भी ले सकते हो अगर चाहो तो। और अगर नहीं चाहते हो तो मत लो क्योंकि उसमें शुगर का कंटेंट जूस में बहुत ज़्यादा होता है, मगर बुखार के टाइम पे जो होता है चल जाता है क्योंकि आप कुछ और खा नहीं रहे हो, तो थोड़ा बहुत पी सकते हो अगर पीना चाहो। और अगर ख़ास तौर से आपको अनार मिल पाता है तो अनार आप 1 या 2 दिन भर में खा लीजिए, आपका उससे पेट भी भरेगा और आपके अंदर जो कमी हो रही है चीज़ों की वो नहीं होगी। तो यहाँ मैंने बता दिया, इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ इस बात चल रही थी तो मैंने ये बता दिया, क्योंकि कई बार जो होता है बुखार में लोग इस वजह से मर भी जाते हैं कि वो कुछ खा पी नहीं पाते हैं और उनके अंदर पानी और नमक की कमी हो जाती है और वो मर जाते हैं। सेम प्रॉब्लम जो होती है वो जब आपको ये लूज मोशन होते हैं, जैसे दस्त लग जाते हैं, डायरिया होता है, उसमें भी यही होता है। उसमें क्या होता है, पानी आपको मुंह का मज़े से कोई मतलब नहीं होता है, आपका पानी जो है पॉटी में निकल जाता है, आपके दस्तों के ज़रिए निकल जाता है नमक और पानी। तो उस वजह से बॉडी में पानी और नमक की कमी हो जाती है और मर जाते हैं। ख़ास तौर से बच्चे इसके बहुत उसमें आते हैं लपेट में, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़िद्दी भी होते हैं और बिल्कुल ही खाना भी छोड़ देते हैं और पीना भी, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक ब्लैक टी नमक और नींबू डाल के, और हल्का सा नमक और हल्का नींबू डाल के वो बच्चे भी पी लेते हैं। ये अनार भी बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। तो अगर आपको फीवर फ्लू में अनार मिल पाता है तो आप 1-2 अनार ज़रूर खाएं। ये क्या है कि आपका पेट भी इससे भरेगा और आपको ताकत भी मिलेगी, दोनों चीज़ें होंगी इससे। तो अनार अगर आपको मिल पाता है तो फीवर फ्लू अगर आपको हुआ है तो आप, जब तक आपको रहता है फीवर फ्लू, तब तक आप रोज़ाना 1 या 2 खा सकते हैं। तो ये अनार जो है ये आपकी फीवर और फ्लू से बाहर निकलने में भी मदद करेगा और आपको ताकत भी देगा। फीवर फ्लू की वजह से जो कमज़ोरी आ जाती है उसे दूर करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है ये। तो अगर आपको सीज़न है मिल पाता है तो ज़रूर लें, अब सीज़न नहीं है तो फिर आप जो है फिर सूप बेस्ट है, और आपका ये जो मैंने चाय बताई है आपको नींबू और नमक डाल के ब्लैक टी, वो आप लीजिए, वो बहुत अच्छी है। ब्लैक टी नहीं चाहते हैं तो सिर्फ नींबू और नमक डालिए गर्म पानी में और वो भी आप पी सकते हैं।
तो अनार जो है ये मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और जिनका ऑपरेशन हुआ होता है या सर्जरी या एक्सीडेंट वाले मरीज, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अनार उनको रोज़ खाना चाहिए जब तक कि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते हैं, अगर उन्हें मिल पाता है तो। नहीं है सीज़न में तो फिर तो दूसरी चीज़ों पे आप जाइए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो होता है अनार में मौजूद आयरन जो होता है, इसमें आयरन भी होता है और हीमोग्लोबिन भी होता है। तो ये आयरन जो होता है आपके खून को बनने में बहुत मददगार होता है। और अनार से भी ज़्यादा फायदेमंद होता है अनार का मोलेसिस, ख़ास तौर से जो लोग खून की कमी या एनीमिया के शिकार हैं, या फिर ल्यूकीमिया या फिर ब्लड कैंसर के जो मरीज़ होते हैं, उनके लिए अनार का मोलेसिस बहुत फ़ायदेमंद होता है। मतलब कि ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो अनार का मोलेसिस बहुत फ़ायदेमंद होता है, और आपका ब्लड काउंट जो है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ाता है और बहुत जल्दी बढ़ाता है। अगर आप भी इस तरह की खून से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे ख़ास तौर से थैलीसीमिया के मरीज़ जिन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ता है क्योंकि उनका ब्लड काउंट कम हो जाता है, तो ऐसे मरीज़ों को 1 चम्मच मोलेसिस रोज़ाना किसी भी टाइम आप ले सकते हैं, ठीक है। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि ये पका हुआ है, इसमें आप किसी भी टाइम ले सकते हो। सुबह के टाइम लोगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि सुबह में बहुत अच्छी तरीके से ये जो है एब्जॉर्ब होता है। ख़ास तौर से जो शुगर वाली थोड़ी सी चीज़ें होती हैं वो सुबह में अच्छे से एब्जॉर्ब होती हैं। थैलीसीमिया से जूझ रहे छोटे बच्चों को 1 टीस्पून, और बड़े लोग जो हैं वो 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। बच्चों के लिए 1 टीस्पून काफ़ी रहता है, और क्योंकि ये बहुत गाढ़ा सा होता है तो इतना काफ़ी है बच्चे के लिए। और उससे भी ज़्यादा छोटा बच्चा है तो आधा, मतलब जैसे कि अगर 2 ढाई साल 2 3 साल से छोटा बच्चा है, 5 साल से छोटा बच्चा है, तो ½ टीस्पून भी उसके लिए काफ़ी है। रेगुलर होना चाहिए, मगर 5 साल से बड़ा बच्चा है, 5 से 12 साल के बीच, तो फिर 1 टीस्पून उसके लिए काफ़ी है रोज़। उससे बड़ा है, जैसे 15 साल से बड़ा बच्चा है, तो फिर उसके लिए जो है 1 टेबल स्पून बहुत है बस, ठीक है। 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून भी बहुत होता है। टेबल स्पून का मतलब भी ये नहीं है कि बहुत बड़ा वाला चम्मच, एक छोटा चम्मच जो होता है काफ़ी होता है ये। मतलब 5 से 10 ग्राम, 5 ग्राम छोटे बच्चे के लिए और 10 ग्राम के लगभग 8-10 ग्राम बड़े के लिए बहुत होता है। इतना रोज़ाना होना चाहिए, रेगुलरिटी काउंट करती है, क्वांटिटी नहीं, ठीक है। तो ये क्योंकि ये जो होता है बहुत ढेर सारा आप जूस बन लोगे और उसका बनाओगे तो बहुत थोड़ा सा बनता है, तो 1 चम्मच, छोटे चम्मच में ही ये काफ़ी होता है। तो थैलीसीमिया के मरीज़ों को अगर आप ये रेगुलर देते हो, ये अनार नहीं, अनार का मोलेसिस अगर थैलीसीमिया के बच्चों को आप रेगुलर देते हो, तो आप देखोगे कि कुछ ही महीनों बाद जो है, 2-3 महीने में, क्योंकि ब्लड क्या जो होता है 3 महीने में ब्लड रिन्यू हो जाता है आपका, तो लगभग 2.5-3 महीने में बाद जो है उनको ब्लड जो चढ़ता है, और उसमें आप देखोगे कि पीरियड जो है वो बढ़ रहा है। मतलब आपको जल्दी जल्दी ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहले जितने टाइम पीरियड में पड़ता था, अब जो है 2-3 महीने आपने अगर ये लिया है बच्चे को या बड़े को, आपने मोलेसिस दिया है, तो आप देखोगे 2-3 महीने बाद उसको जो है ब्लड जो है, बल्कि 1 महीने में ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। आप देखोगे कि ब्लड जो है, जैसे कि आप हर महीने चढ़वा रहे थे या 2 महीने पे, तो आपको 4 महीने पे चढ़वाना पड़ेगा, फिर 6 महीने पे, ठीक है। इस तरह से आपकी जो काउंटिंग है, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जब आपका ब्लड बहुत अच्छे से ताकतवर हो जाता है, बनने लगता है ब्लड, तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है 1-1.5 साल के बाद कि आपको फिर बहुत ही कम चढ़वाना पड़े, जैसे कभी कभार ही ज़रूरत पड़े, ये भी हो सकता है।
तो थैलीसीमिया के मरीज़ जो हैं उनको आप देखोगे कि ये जो लेने के बाद ये मोलेसिस लेने के बाद उनके ब्लड चढ़ने के जो ड्यूरेशन होता है टाइम का उसमें कमी आएगी। जैसे हर महीने में चढ़ता है तो 2-3 महीने में ही ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ अच्छी डाइट रखेंगे तो धीरे धीरे कभी कभार ही चढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से एनीमिया या खून की कमी के शिकार जो लोग होते हैं, अगर मोलेसिस खाते हैं तो 1 महीने में ही उनका ब्लड काउंट बढ़ जाता है और कोई दूसरी दवा लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसके अलावा प्रेग्नेंट औरतें अगर प्रेगनेंसी के दौरान मोलेसिस खाती हैं तो उन्हें खून की कमी नहीं होती और बच्चे को भी आगे चलकर खून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा अगर किसी का एक्सीडेंट में काफ़ी खून निकल गया है तो उन्हें भी 5-6 महीने 1 चम्मच मोलेसिस खाने को दे तो वो जल्दी से रिकवर हो जाते हैं और जल्दी ही 1 महीने में ही उनकी ब्लड की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर वाले भी अपनी डाइट में 1 चम्मच मोलेसिस शामिल करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लड से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में जहां आपको खून की कमी या हीमोग्लोबिन से जुड़ी कोई भी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो वहां अनार का मोलेसिस आपका बहुत मदद करता है। इसके अलावा बूढ़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये खून को ताकत देता है और क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके और ऑर्गन्स जो होते हैं कमज़ोर होते हैं तो ये जो है ये उसके साथ साथ आपका ब्लड जो है वो बनना भी कम हो जाता है। बचपन में जैसे बहुत तेज़ी से बनता है ब्लड उतनी अच्छा जो आपके ऑर्गन्स क्योंकि बूढ़े हो रहे हैं आपके साथ ही तो ये जो है ब्लड आपका बनना भी कम हो जाता है और ब्लड आपका कमज़ोर भी हो जाता है। तो बूढ़े लोग कोशिश करें कि जब भी सीज़न आता है तो वो मोलेसिस बना के खुद ही रख लें वरना किसी से बनवा लें और 1 चम्मच जैसे टॉनिक लेते हैं ना बुढ़ापे में लोग टॉनिक लेते हैं तो टॉनिक की जगह ये आप अगर मोलेसिस 1 चम्मच 1 टीस्पून खाएंगे तो भी बहुत है। 1 टीस्पून भी मैं बता रही हूँ बहुत होता है। रेगुलर खाना होता है बस ये है। टेबल स्पून में बहुत ज़्यादा आता है मैंने बता दिया है टेबल स्पून वरना 1 टीस्पून बच्चे के लिए भी और बड़े के लिए भी काफ़ी होता है। ठीक है तो 1 टीस्पून भी अगर बूढ़े लोग अपनी डाइट में रोज़ाना रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनको ताकत रहेगी ब्लड की उनके अंदर खून की कमी नहीं होगी और बुढ़ापे में खून की कमी की वजह से जो कमज़ोरी और बीमारियां आती हैं वो उससे बचे रहेंगे बहुत हद तक। तो कच्चा अनार जो है वो फायदेमंद होता है जब आपको फीवर फ्लू या इन्फेक्शन लगा हुआ हो तो इसको दूर करने में का लिए कच्चा अनार बहुत हेल्प करता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम में आप हो तो कोशिश करो कि जब तक प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ रहे हो तो 1-2 अनार आप रोज़ाना खा सकते हो। मगर जहाँ खून की कमी से रिलेटेड बीमारियां आती हैं वहाँ कच्चे अनार से कहीं ज़्यादा फायदेमंद होता है अनार का मोलेसिस। तो यहाँ तक बात हो गई अनार के फायदे के बारे में। अब मैं आपको अनार का मोलेसिस आप कैसे घर में बना सकते हैं उसकी रेसिपी बताती हूँ। तो अनार का मोलेसिस बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है अनार। तो 1 किलो अनार से आपको कोई 50 ग्राम के लगभग मोलेसिस तैयार होगा। तो कोशिश करें कि एक बार में कम से कम 5 किलो अनार का मोलेसिस बनाएं। तो अनार के सीज़न में आप बल्क में अनार मंगा सकते हैं जैसे कि पूरी पेटी जो कि आपको सस्ता भी पड़ता है। तो सबसे पहले आपको अनार का जूस निकालना है। जूस निकालने के लिए दाने अलग करें और आपके पास अगर जूसर है तो उससे भी जूस निकाल सकते हैं मगर जूसर से बेहतर होता है कि आप उसे मिक्सर में डाल के घुमा लें क्योंकि जूसर जो होता है उसमें उसका बीज नहीं पिस पाता है, बीज अलग जाता है और वेस्ट बहुत निकलता है, जूस बहुत कम होता है। और जब आप उसको मिक्सर में चलाते हो तो फिर जो है
या फिर उसे वो जो ओखली होती है ना, वो उसमें इमाम दस्ता जो होता है उसमें अगर लकड़ी का है तो उसमें अगर आप कुचल लेते हो तो उसमें बीज भी आपका पिस जाता है, तो उसका बीज का जो दूध होता है वो बहुत फायदेमंद होता है, इसके बीज में जो दूध निकलता है तो वो जो होता है वो भी साथ में पिस जाता है। तो वो जूस के साथ आपको उस बीज का भी फायदा मिल पाता है। और अगर आप जूसर में निकालोगे तो सिर्फ आपको जूस मिलेगा, वो जो बीज जो है वो बीज सेपरेट कर देता है बिल्कुल, तो वो बीज आपका वेस्ट चला जाता है। तो बेस्ट तरीका होता है कि अगर आप उसको मिक्सर में डाल के घुमा लो तो बहुत अच्छे से निकल आता है उसका जूस। तो मुझे अगर मोलेसिस बनाना होता है तो मैं मिक्सी में ही पीसती हूँ, उसमें उसके बीज भी पिस जाते हैं और बीज से जो दूध निकलता है हमें जूस के साथ साथ वो भी मिलता है और वो बहुत अच्छा होता है। ख़ास तौर से आपके हॉर्मोन्स के लिए वो दूध जो होता है इसके बीज का वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसको मिक्सी के जार में आराम से पीस लें और किसी भी प्लास्टिक की छन्नी से छान लें, जिससे कि जूस और बीज जो उसके हैं जो बचे हुए हैं वो बीज का जो लकड़ी वाला पार्ट होता है ना वो निकल जाएगा आपका छन्नी से छान के, और जो उसमें दूध जो है दूध आपका उसमें मिक्स हो जाएगा जूस में। तो छन्नी से प्लास्टिक की आप उसे छान लें, जिससे कि आपका जूस और जो उसका वेस्ट है वो सब वेस्ट जो होता है जूस का वो सब अलग हो जाए। मगर ये ध्यान देना है कि जूसर या मिक्सर जो आप यूज़ कर रहे हो, मिक्सर में निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मिक्सर जो यूज़ कर रहे हो उसमें लोहे का ब्लेड ना हो। अब वैसे आजकल लोहे के ब्लेड के आ नहीं रहे हैं, आजकल जो मिक्सी आ रही है ज़्यादातर उसमें जो होता है स्टील के ब्लेड होते हैं। तो लोहा जो है, लोहे के कांटेक्ट में, अगर लोहा के कांटेक्ट में आपका अनार का जूस आता है तो आपको फौरन ही पता चल जाएगा कि उसका कलर एकदम काला पड़ जाएगा। जैसे अगर आप लोहे की छुरी से काटते हो अनार को तो छुरी जो होती है वो एकदम काली पड़ जाती है, तो आपको मालूम हो जाएगा। और इस तरह से अगर लोहे के कांटेक्ट में आपका अनार या अनार का जूस आ गया तो वो एसिडिक बहुत हो जाता है, उसमें एसिड बढ़ जाता है और फिर वो आपको फायदे की जगह नुकसान भी कर जाता है कई बार। खास तौर से जो कि ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं उनको बहुत नुकसान करता है। तो अगर आपका जूस जो है वो लोहे के कांटेक्ट में आएगा तो एसिडिक हो जाएगा और ख़राब हो जाता है ये इस तरह से, ठीक है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता है और कलर भी एकदम काला पड़ जाता है, तो वो फिर बहुत अच्छा नहीं होता है। तो कोशिश करें कि आप ये स्टील का जार यूज़ करें। उसके अलावा उससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका होता है अगर आपको वो मिल पाता है, ये जो वो ओखली होती है, ओखली और मूसल जिसे कहते हैं इमाम दफ्ता, लकड़ी का, लोहे का नहीं, ठीक है। ज़्यादातर घरों में लोहे का ही पाया जाता है, तो लकड़ी या स्टील का अगर आपको मिल पाता है इमाम दफ्ता, ओखली मूसल जो होता है, तो उसमें आप कुचल के बहुत आराम से बना सकते हो। और छानने के लिए आप जो हो वो उसका या तो कपड़े का इस्तेमाल करो या फिर प्लास्टिक की छन्नी का। तो इतना सब बताने का मतलब यही है कि आपका जूस जो है वो लोहे के कांटेक्ट में ना आए, आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल करें। जूस निकालने के बाद उसे स्टील के भगोने में या फिर मिट्टी की हांडी में डालकर पकाना है। तो पहले तो तेज आंच पर आप खौल आने दें, फिर आंच हल्की करके तब तक पकाएं जब तक कि जूस गाढ़ा होकर चम्मच से आपके चिपकने ना लगे। शुरू शुरू में ये काफ़ी टाइम तक पानी ही रहेगा, उसके बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब आपको लगे कि जूस अच्छा गाढ़ा हो गया है, चम्मच से आपके चिपकने सा लगा है, तो फिर आप इसकी आंच को बंद कर दें। और आप हाथ से भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा जूस अगर आप अपनी फिंगर में लगा के देखोगे तो फिर आपकी 2 उंगलियों में वो थोड़ा चिपकेगा, तार नहीं बनेगा, मगर हाँ आपको लगेगा कि ये गाढ़ा हो गया है, चिपक रहा है। जब 1-2 बार बनाओगे तो आपको खुद ही अंदाज हो जाएगा।
बस जैसे ही गाढ़ा हो जाए आपका जूस तभी आप इसकी आंच जो है बंद कर दें। मतलब जूस जो है वो पतला नहीं होना चाहिए। शहद की जब आप इसको ठंडा होगा ये जब जब तक देखो गर्म रहेगा तब तक तो ये थोड़ा सा पतला ही रहेगा, लेकिन जब ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद ये जो है इतना गाढ़ा हो जाएगा जैसे कि शहद होता है, शहद की तरह गाढ़ा हो जाएगा। तो वो जो होता है परफेक्ट होती है कंसिस्टेंसी। अगर ज़्यादा पतला रह जाएगा तो इसके ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि अभी इसमें पानी बाकी है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो जल्दी ख़राब नहीं होगा और फ्रिज में 3-4 महीने रखा रह सकता है। ख़राब नहीं होगा ये आपका, अगर गाढ़ा अच्छा होगा तो। पतला होगा तो पानी की वजह से सड़ भी सकता है, तो कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। और जैसे ही इसमें चिपक आ जाए, गाढ़ा होने लगे, तभी आंच बंद कर दें, वरना ये बहुत जल्दी अपनी ही आंच में जल जाएगा। फिर ठंडा करके किसी ग्लास के जार में भर के फ्रिज में रख लें और इस्तेमाल करें। तो अब हमारा मोलेसिस तैयार हो गया है और इसे आप इस्तेमाल के लायक हो गया है। आप इसको रोज़ाना 1 टीस्पून, बड़े के लिए भी 1 टीस्पून काफ़ी होता है और बच्चे के लिए भी, ठीक है। तो 1 टीस्पून जो है वो आप अपनी डाइट में इसको रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अगर आप ब्लड से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे कि थैलीसीमिया, एनीमिया, ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया, एक्सीडेंट की वजह से आपका बहुत ज़्यादा खून बह गया है वगैरह वगैरह, खून के बनने में मोलेसिस जो है वो आपकी बहुत मदद करता है, क्योंकि मोलेसिस में आयरन और हीमोग्लोबिन दोनों पाया जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर औरतें लेती हैं तो ना सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें खून की कमी नहीं होती, बल्कि बच्चा जो है, बच्चा भी आगे चलकर बच्चे को भी खून से या ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके अलावा बच्चा जो है वो खूबसूरत पैदा होता है। वैसे सूरत शक्ल जो होती है वो जेनेटिक होती है 90% तो, लेकिन हाँ, बच्चा जो है वो बहुत अच्छा, मतलब जब ब्लड उसमें अच्छा होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो है कॉम्प्लेक्शन पे भी असर पड़ेगा और बच्चा खूबसूरत पैदा होगा, ठीक है। इसको दूसरी तरह से ना लें, आपके आपके जीन ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं होगी और हेल्दी पैदा होगा बच्चा आपका। और डोज जो है वो मैंने बता दी है। बड़ों के लिए जो है 1 टीस्पून, और छोटा बच्चा अगर है, छोटे से मेरी मुराद ये नहीं है कि पैदा हुआ बच्चा, उसे नहीं देना है, ठीक है। पैदा हुआ बच्चे को देखिए, जो थैलीसीमिया होता है ना, ये कई बार पैदाइश के टाइम ही होता है, बच्चों को पेट से होता है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, पैदाइशी बच्चे को है, तो फिर जो है माँ ले, माँ जब तक दूध पिला रही है माँ, तब तक माँ ले, और माँ को जो है माँ के दूध के ज़रिए वो बच्चे को मिल जाएगा, ठीक है, आयरन जो है। और जब बच्चा खाने लगे, जैसे 5-6-7 महीने बाद खाना स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा उसको चटा सकते हैं, ठीक है। फिर 1-1.5 साल का हो जाए तो आधा टीस्पून के करीब उसको दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखें आप, डोज इस तरह से मैनेज करें। ये नहीं कि पैदा हुआ बच्चा है और उसको चटाने लगे। पैदा हुए बच्चे के लिए 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, उसके अलावा माँ जो है, माँ जो खाएगी वो बच्चे को मिलेगा। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम के साथ बच्चा पैदा हुआ है, वैसे देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम ले रही हो ये मोलेसिस या अनार किसी भी फॉर्म में, तो आपके बच्चों को खून से रिलेटेड ये थैलीसीमिया वगैरह अगर आपकी जनरेशन्स, मतलब उसमें भी है आपके, जिसे कहते हैं ना कि जीन्स में है, आपकी जनरेशन्स में पीछे भी आपकी फैमिली हिस्ट्री में रहा है थैलीसीमिया की प्रॉब्लम, तो वो भी इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि आप जो हो उसकी ग़िज़ा उसको दे रही हो बच्चे को, तो इंशाल्लाह नहीं होगी 90%। फिर भी 10% या 1% मान लीजिए, अगर आपकी हिस्ट्री, पीछे हिस्ट्री में रही है कि थैलीसीमिया की प्रॉब्लम आपको है या आपके माँ बाप को रही है, तो कई बार होता है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चे में होने के। तो अगर है बाई चांस, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ही इस तरह से मोलेसिस या फिर अनार खाओगे तो नहीं होगा, मेरे मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए।
99%, ठीक है। 1% अगर हो भी गया है बच्चे को, तो फिर आप इस तरह से मैनेज करो और आप देखोगे कि बच्चे को जो है खून चढ़ाने की अगर शुरू से एहतियात रखोगे तो ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत पड़ेगी नहीं। उसके खाने पीने का आप ध्यान रखोगे और ये चीज़ आप रेगुलर उसको देते रहोगे मोलेसिस, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और अगर पड़ती है बाई चांस तो कभी कभार अगर बहुत जैसे इमरजेंसी हो गई या कुछ हो गया तो कर सकते हो अपने हिसाब से देख के, डॉक्टर से सलाह लेके। मगर मेरे हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल रेमेडी होती है मोलेसिस ब्लड काउंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से उसको दे सकते हो। तो बच्चा अगर इस तरह की प्रॉब्लम के साथ ही पैदा हुआ है तो बच्चे को नहीं देना है, आपको लेना है। तो वो जो है बच्चा आपका, उसका ब्लड काउंट अच्छा रहेगा। और 6-7 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो आप उसको 2-3 टाइम दिन में थोड़ा थोड़ा चटा सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा हो जाए, तो जैसे कि 2-2.5 साल का बच्चा हो गया है तो ½ टीस्पून उसके लिए बहुत है, ठीक है। फिर उसको ऐसे आप रेगुलर दे सकते हो और इस तरह कर सकते हो। तो थैलीसीमिया या और दूसरे ब्लड डिसऑर्डर से आजकल तो बच्चों को खाना पीना इतना ख़राब हो गया है कि ब्लड कैंसर भी डिटेक्ट हो रहे हैं बहुत छोटी उम्र में। तो अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई प्रॉब्लम में बच्चा आपकी फंस गया है तो निकल आएगा बाहर। थोड़ा सा आप समझदारी से और सब्र से काम लोगे तो निकल आएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, आजकल मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत सी चीज़ों को छुपाती है, क्योंकि फार्मा लॉबी बहुत मजबूत है। अब वो लोग जो होते हैं, पता इन्हें सब होता है, ये इस तरीके की चीज़ें बाहर ही नहीं आने देते हैं। रिसर्च सब हुई हुई है मगर ये लोग बाहर नहीं आने देते हैं, क्योंकि इसमें इतना फ़ायदा नहीं है उनका। इसमें आप कोई वहाँ तो जाओगे नहीं मेडिकल पे या फिर फार्मा की दुकान पे लेने के लिए। आप घर में बनाओगे और आप ठीक हो जाओगे। तो ये इस चीज़ों को प्रमोट करते नहीं है, ना ही डॉक्टर्स को अलाउ करते हैं। डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता है, उनका भी कसूर नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन ये है कि इन चीज़ों को छुपा दिया गया है, ठीक है। तो अगर खुदा न खास्ता इस तरीके की कोई प्रॉब्लम में बच्चा फंस गया है तो इस तरह से आप दे सकते हो। अच्छा, ऐसे मरीजों के लिए जो ब्लड डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, फिर उनके लिए रेगुलर देना पड़ता है। नॉर्मली तो आपने जैसे 2-3 महीने, 3 महीने, 4 महीने खा लिया, साल में अगर 3-4 महीने भी खा लिया तो बहुत सही है आपके लिए। आपको पूरा साल जो है आपका ब्लड काउंट सही रहेगा। तो जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लड से रिलेटेड, तो वो लोग तो बस 3 महीने भी खा लें तो उनका पूरा साल का कोटा पूरा हो गया समझ लीजिए, ठीक है। मगर अगर कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो फिर उनके लिए थोड़ी रेगुलरिटी ज़रूरी होती है। लेकिन रेगुलरिटी में ये है, आपको पूरे साल तो मिलेगी नहीं ये चीज़, ठीक है। तो आप जो हो, जब भी सीज़न हो आप इस तरह से बना के रखो कि सीज़न में तो आप इसको खा ही लो। उसके अलावा आप फ्रिज में बना के रख लो और उसको जो है सीज़न के बाद के लिए, मतलब जब आपको नहीं मिलता है तो आप फ्रिज में रख सकते हो, वरना फ्रीज भी कर सकते हो। बना के रख लिया और फ्रीज कर लिया तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी उससे। तो आप ऐसे कर सकते हो, 3-4 महीने खाया, उसके बाद थोड़े दिन का गैप कर दिया, फिर आपने स्टार्ट कर दिया। मगर अगर आप किसी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम में जूझ रहे हो तो फिर ये रेगुलरिटी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपका ब्लड काउंट जो है अच्छे से बना रहे, कम ना हो, ठीक है। आप छोड़ दोगे तो फिर आपका काम हो सकता है, क्योंकि आप बीमार हो, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो 5-6 साल आपको जो है रेगुलरिटी बना के रखनी पड़ेगी, ताकि आपका ब्लड जो है पूरी तरह से मजबूत हो जाए और आपका जो खुद से बनना स्टार्ट हो जाए। तो मैं बताती हूँ, हर एक प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलने में 5 साल से 8 साल लग ही जाते हैं। तो इस तरह से ब्लड की किसी भी प्रॉब्लम से, ब्लड से रिलेटेड किसी बड़ी प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं या आपका बच्चा जूझ रहा है तो फिर रेगुलरिटी ज़रूरी है। इस तरह से कर सकते हैं कि 3-4 महीने
खाया आपने मोलेसिस, उसके बाद महीना भर के लिए रोक दिया, फिर स्टार्ट कर दिया, लेकिन रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। और 1 टीस्पून ही लेना है, मैंने पीछे टेबल स्पून बताया है, बहुत हो जाता है टेबल स्पून, 1 टीस्पून काफ़ी होता है, आपको खुद ही पता चल जाएगा, गाढ़ा बहुत होता है क्योंकि ये। और बूढ़े हैं या फिर वो हैं जैसे कि नॉर्मल लोग हैं, लेडीज़ हैं, तो उनके लिए बस ये अगर सीज़न में भी खा लेते हैं, 3-4 महीने तो रहता ही है सीज़न, तो वो सीज़न भर भी खा लेते हैं तो उनके लिए पूरी साल का कोटा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हाँ, बच्चा अगर 2.5 साल से 5 साल तक का है तो उसके लिए ½ टीस्पून काफ़ी है। और बच्चा अगर 5 साल से बड़ा है तो उसको आप नॉर्मल 1 टीस्पून दीजिए, ठीक है। और बड़े होने तक, जब तक उसकी प्रॉब्लम से वो बाहर नहीं आता, मैंने बताया डाइट भी करनी पड़ती है साथ में, ये साथ में प्लस चीज़ है जो कि उस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करेगी, ठीक है। तो ये 5-6 साल अगर इस तरह के थैलीसीमिया से आप जूझ रहे हो, एनीमिक हो, या फिर आपको ब्लड से रिलेटेड ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, तो 5 से 8 साल तो आपको रेगुलरिटी बनाए रखना होगी, ठीक है। हो सकता है आगे भी आपको हमेशा लेना पड़े ये ज़िंदगी भर, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं जल्दी से ऐसा आप नहीं कह सकते कि पूरी तरह से आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और ख़ास तौर से अगर आप पैदाइशी लेके पैदा हुए हो तो फिर आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपनी लाइफ टाइम तक ये चीज़ जो है, दवा जैसे और दवाएं आप लेते हो नहीं लेते हो, तो उसकी जगह ये ले लो, तो ये बहुत अच्छा, आपको टेस्टी भी है और ये एक टॉनिक है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं इन चीज़ों पे सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उस टॉपिक पे बात चल रही है तो मैंने ये बता दिया है कि अगर कोई बंदा सुन रहा है और उसकी हेल्प हो पाती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और बड़े लोग हैं तो वो भी 1 टीस्पून बस उनके लिए भी काफ़ी हो सकता है। टेबल स्पून भी ले सकते हो, मगर मतलब थोड़ा बिल्कुल ये नहीं कि भर के लो, उसको मतलब नीचा करके टेबल स्पून भी ले सकते हो। तो कोशिश करें कि अनार के सीज़न में जब अनार सस्ते मिलते हैं आप मोलेसिस बना के रखें और बहुत सी बीमारियों से निजात पाएं। अच्छा, मैं पीछे दिखा आपको बताना भूल गई, ये जो वाइट कटोरी में आपको एक दिख रहा है गाढ़ा सा रेड कलर का, ये जो रखा हुआ है ये ही मोलेसिस है। ये मैंने बना के रखा था, तो ये देखिए वाइट कटोरी में दिख रहा है आपको, गाढ़ा सा बना हुआ है ये रेड कलर का लिक्विड। तो ये मोलेसिस जब बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो इस तरह से दिखता है। तो ये वीडियो जो थी ये थी अनार और मोलेसिस के फ़ायदे के बारे में। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और रेसिपी या फिर किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ।